हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर तैयारी करवा रहे हैं फिलहाल TGT PGT एस्टेट 2024 के लिए, जिसका कि पेपर 7 और 8 दिसंबर को होना निश्चित हुआ था, लेकिन वो पोस्टपोन हो चुका है। और बहुत जल्द TGT PGT एस्टेट की जो न्यू एग्ज़ाम डेट है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो मैंने थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो डाला था और प्रूफ के साथ बताया था कि चेयरमैन का जो कार्यभार है पंकज अग्रवाल को सौंप दिया गया है और बहुत ही जल्द जो है एस्टेट के एग्ज़ाम डेट देखने को मिल सकती है। तो एस्टेट वाले जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो TGT PGT एस्टेट के हो, वो ढील ना दें, कंटिन्यू अपनी तैयारी रखें। तो TGT PGT एस्टेट के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर 55 रहने वाली है। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू किया था। और जिसने भी ये अभी तक 55 क्लासेस नहीं देखे हैं या जो कैंडिडेट आज की इस वीडियो से नया जुड़ता है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद फिर जब आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां पर ये सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखकर अभी भी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। हिंदी साहित्य की जो हमने 55 क्लासेस पढ़ाई हैं, इसमें साथ साथ हर काल के MCQs भी मैंने करवाए हैं। तो 55 वीडियो है, एक एक दिन के आप 8-8 7-7 वीडियो देखेंगे, आधे घंटे से ज़्यादा की बड़ी वीडियो नहीं है। तो बहुत जल्दी आप हिंदी साहित्य को एक बार फिर से संपूर्ण कर सकते हैं। साथ ही आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। UGC नेट और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का भी स्क्रीनिंग एग्जाम कह रहे हैं कि फरवरी में कंडक्ट करवा लिया जाएगा, तो उनके लिए भी आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ हिंदी साहित्य, और सबसे पहले मैंने पढ़ाया आदिकाल, भक्ति काल, उसके बाद फिर रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल का हम पढ़ रहे हैं गद्य खंड। पद्य खंड मैंने बिल्कुल संपूर्ण करवा दिया है। और पद्य खंड में हमने शुरुआत की थी कि गद्य खंड के अंदर आधुनिक काल में गद्य का विकास किस प्रकार से हुआ। तो गद्य का विकास कैसे हुआ, इस पर मैंने 3 वीडियो बनाई। और उसके बाद हमने फिर गद्य के अंतर्गत पहले विधा जो नाटक है उसे हम पढ़ रहे हैं। और आज नाटक का जो है पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। तो पार्ट नंबर 2 अभी तक बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने नाटक पढ़ाने शुरू किए थे, वो मैंने डाल दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब पार्ट नंबर 3 आज है और इसमें हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनूदित नाटकों के प्रकार व विषय। अब हम जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा मैं बैक में लेकर चलती हूँ। हिंदी नाटक हम विकास पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से हिंदी नाटक का शुरुआत हुई। तो उसमें हम प्रथम उत्थान पढ़ रहे थे, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे उत्थान में बांटा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में। तो पहला जो उत्थान है वो भारतेंदु युग का है। तो हमने भारतेंदु युग के अंतर्गत ये सब हमने पढ़ लिया था। और भारतेंदु ने 2 प्रकार के नाटक लिखे थे, एक तो मौलिक नाटक और दूसरे अनूदित नाटक। और दोनों ही इनके नाटकों की संख्या जो है 17 है। तो मौलिक नाटक भी हमने पढ़ा दिए थे, सभी के हमने विषय वस्तु भी बता दी थी। और यहाँ से फिर हमने ये अनूदित नाटक भी बता दिए थे। अब मैं यहाँ पर आपको बता रही थी भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनूदित नाटकों के प्रकार व विषय। मतलब आजकल एग्जामिनर जो है बिल्कुल आपको सीधा सीधा प्रश्न देने की बजाय कोई भी 3 या 4 पॉइंट दे देता है विषय वस्तु से संबंधित, और फिर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी बात असत्य है या कौन सी बात सत्य है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो डिटेल आपको ज़रूर पढ़नी है। आप लोग जैसे कि जो भी तैयारी कर रहा है हमारे साथ जुड़कर, तो पूछ रहे थे कि मैम आप बुक बताइए। तो हिंदी साहित्य के लिए अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पास तो एक ही बुक है, वो अशोक तिवारी राइटर की है। ठीक है, अशोक तिवारी की बुक है मेरे पास, 2-3 किताबें हैं अशोक तिवारी जी की, और उनमें डिटेल से दिया हुआ है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा किसी राइटर की बुक पर बिलीव नहीं करती, क्योंकि मैंने अपने स्टार्टिंग से मेरे को किसी ने यही बुक बताई थी, जैसे मैंने इसी बुक का नाम सुना था और इसी बुक से मैंने अपनी पढ़ाई की थी। साथ ही इसी की प्रतियोगिता साहित्य सीरीज़ की भी मैंने आपको बताई थी, वो भी अशोक तिवारी की ही है। और अभी जो फिलहाल मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सरस्वती पांडे और क्या नाम था, सर गोविंद पांडे की बुक से मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। इसमें क्या है कि नोट्स टाइप में दिए गए हैं, तो इसमें से पढ़ने के बाद ना एक किसी सब्जेक्टिव टाइप की बुक से भी आप ज़रूर पढ़ें, ताकि जो आपके तथ्य हैं या जो बातें हैं एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हुए आपके दिमाग में बैठ जाएं।
आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनूदित नाटक। मौलिक नाटक हम पढ़ चुके हैं, उसकी विषय वस्तु मैंने सभी की बता दी थी और अनूदित नाटक भी मैंने आपको बता दिए थे। तो जो रत्नावली है, विद्या सुंदर, पाखंड, विडंबन, धनंजय, ये मैंने ट्रिक से आपको याद करवा दिए थे। ये सारे जो नाटक है, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सती प्रताप, ये सारे जो नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के, ये अनूदित नाटक हैं। अब अनूदित नाटक हमने पढ़ लिए थे। अनूदित नाटकों के हमने ये प्रकार भी पढ़ लिए थे, जैसे कि रत्नावली एक नाटिका है, विद्या सुंदर ये एक नाटक है, पाखंड विडंबन एक रूपक है। ठीक है, इस प्रकार से भी हमने पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ रहे हैं कि नाटक का विषय, मतलब कि रत्नावली नाटक के अंतर्गत क्या कुछ है। तो रत्नावली जो नाटक है ये एक अपूर्ण नाटक है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि भारतेंदु जी का ऐसा कौन सा नाटक है जो अपूर्ण है, यानी कि जो पूरा नहीं किया गया। ठीक है, दूसरा आता है विद्या सुंदर। और विद्या सुंदर जो नाटक है इसमें प्रेम विवाह को अधिक श्रेष्ठकर माना गया है। यानी कि विद्या सुंदर जो नाटक है ये मैंने आपको अच्छे से बताया था, यहाँ पर देखो समझाया था कि ये संस्कृत के चोर पंचासिका और बंगला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है। तो यहाँ से आपको ये बातें बिल्कुल याद रखनी है। और विद्या सुंदर के अगर विषय का बात करें कि इस नाटक के अंतर्गत क्या है, तो इसमें प्रेम विवाह को अधिक श्रेष्ठकर बताया गया है। पाखंड विडंबन में क्या है, इसमें वैष्णव मत की विशिष्टता व पाखंड मुक्त हरि भक्ति करने का उपदेश दिया है। पाखंड विडंबन मतलब जो पाखंड है धर्म के नाम को लेकर उनको व्यर्थ बताया है, और हरि भक्ति करने का क्या दिया है, उपदेश दिया है। और कौन से धर्म की बात हो रही है इसमें, वैष्णव मत की विशिष्टता, कि वैष्णव जो धर्म है वो किस प्रकार से विशिष्ट है, वह पाखंड मुक्त हरि भक्ति करने का उपदेश देता है। तो ये इसका क्या है, नाटक का विषय है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इसके, धनंजय विजय। धनंजय विजय जो है इसमें पांडवों के विराट की सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिन कौरवों ने विराट का गोधन हरण कर लिया, तब धनंजय ने अकेले परास्त किया। इसमें पांडवों की विराट सभा, आपको पता है पांडव जब अपने अज्ञातवास के दौरान थे तो विराट की एक सभा होती है, और विराट सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिन कौरवों ने विराट का क्या कर दिया, गोधन हरण कर लिया। मतलब जो विराट राजा था उसकी गायों का अपहरण कर लिया। तब धनंजय कौन था, ये अर्जुन ही था, इन्होंने अकेले ही सबको क्या किया था, परास्त किया था। तो इसकी कहानी है इस नाटक के अंतर्गत। और अगला नाटक है मुद्रा राक्षस, और ये भी इसका प्रकार देखें कि किस प्रकार का नाटक है, तो ये नाटक ही है और यह एक राजनीति नाटक है। मुद्रा राक्षस जो है एक राजनीतिक नाटक है जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित है। चाणक्य का आप सभी को पता है कि राजनीति में चाणक्य की जो नीतियां हैं वो काफ़ी कारगर होती हैं। तो चाणक्य की कूटनीति का महत्व इसमें प्रतिपादित किया गया है। दुर्लभ बंधु या नाटक वंशपुर का महाजन, दुर्लभ बंधु के नाम से ये तो हमारे इधर जाना जाता है, एग्जाम में भी दुर्लभ बंधु के नाम से ही पूछा जाता है। तो शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक की कथा का भारतीयकरण किया गया है। यानी कि दुर्लभ बंधु जो नाटक था ये शेक्सपियर के एक प्रसिद्ध नाटक की कथा का भारतीयकरण इसमें किया गया है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कर्पूर मंजरी में क्या है कि उसमें राजकुमार चंद्रपाल और कुंतल देश के विदर्भ नगर के वल्लभ राजा की कन्या के विचित्र विवाह का वर्णन है। इसके बाद सत्य हरिश्चंद्र नाटक आता है, इसमें सत्य के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। और भारत जननी जो है इसमें पारस्परिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष आदि के परिणाम स्वरूप भारतीयों की दुर्दशा पर आंसू बहाए गए हैं। मतलब क्या है, भारत जननी यानी कि हमारी भारत माता, और ये ओपेरा या लघु नाटक है, या आप इसे गीति नाटक कह सकते हैं। ओपेरा का मतलब गीति नाट्य है ये। इसमें क्या दिखाया गया है कि भारतीयों की पारस्परिक कलह और ईर्ष्या, द्वेष
आदि के परिणाम स्वरूप भारतीयों की दुर्दशा पर आंसू बहाए गए हैं। ये इस नाटक की क्या है, कथा वस्तु है। तो ये तो थे सारी इंपॉर्टेंट बातें। अब इस बुक में ना काफ़ी कुछ दिया गया है, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी एस्टेट वाले हैं ना, उनको इतना डीप अगर आप ये ना भी करें तो भी आपका चल जाएगा ये सब चीज़ें। ऐसा मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक लिखे, तो उन्हीं में इस चंद्रावली नाटक को भी आप ऐड कर दें, ठीक है। बाकी ये नाटक जो है अभी तक कहीं नहीं पूछे गए हैं। यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट हैं वो इन्हें पढ़ सकते हैं। बाकी यूजीसी नेट का सिलेबस भी अपने आप में एक डिफरेंट है, यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं इसमें, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए है कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर इस बुक में ना अलग अलग बांट दिए। जैसे कि ये नाटक जो अभी मैं आपको बता रही थी भारतेंदु युग में, क्योंकि हम प्रथम उत्थान भारतेंदु युग पढ़ रहे हैं, तो भारतेंदु के तो हमने पढ़ ली मौलिक नाटक और अनुदित नाटक। इसके अलावा भारतेंदु युग में और भी कई प्रकार के नाटक लिखे गए, जो कुछ तो कृष्ण के चरित्र पर आधारित हैं। तो ये कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक थे यहाँ पर। तो चंद्रावली नाटक आपसे पूछ ले तो ये नाटक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही है, ठीक है। उसके बाद कुछ भारतेंदु युग में ही कुछ और नाटक लिखे गए, और वो नाटक है जैसे कि रामकृष्ण के चरित्र पर आधारित। फिर कुछ है प्रेम प्रधान या रोमानी नाटक हैं। तो थोड़ा सा इन्हें एक बार जल्दी जल्दी देखते हुए चलते हैं। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनके भी नाटक थे। कौन कौन से? प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय, ठीक है। उसके बाद आते हैं रामकृष्ण के चरित्र पर, जो मैं छोड़ रही हूँ उन्हें आप छोड़ सकते हैं, टीजीटी पीजीटी एस्टेट वाले बच्चे छोड़ सकते हैं। भारतेंदु युग के रामकृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक। अब श्रीनिवास दास का कौन सा नाटक? प्रहलाद चरित्र। अब मैं यही कह रही थी कि ये जो अलग अलग नाटक दे रखे हैं ना, जैसे रामकृष्ण के चरित्र पर आधारित और कृष्ण जी के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक, इन्हें आप क्या करें कि जैसे कि आपने भारतेंदु के नाटक लिखे, भारतेंदु के युग के ही लाला ये श्रीनिवास दास है, फिर श्रीनिवास दास के नाटक आप सारे एक ही साथ लिख लें, ठीक है। और नाटक की मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर भी डाल रखी है, आप वहाँ से भी सारी रचनाएं देख सकते हैं। तो श्रीनिवास दास ने एक नाटक लिखा प्रहलाद चरित्र, और ये भी रामकृष्ण के चरित्र पर आधारित नाटक है। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट का नाटक है नल दमयंती स्वयंवर और वृहणला। नल दमयंती स्वयंवर और वृहणला। तो वृहणला जब वो विराट की जो सभा की अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, अज्ञातवास के दौरान जब पांडव रहते हैं तो सारे अपने नाम बदल कर रहते हैं, तब उस समय शायद ये वृहणला उन्हीं पांचों में से किसी एक का नाम था। तो ये रामकृष्ण के चरित्र पर आधारित हैं। और बालकृष्ण भट्ट के ये हैं नल दमयंती स्वयंवर और वृहणला, ये दोनों नाटक भी बालकृष्ण भट्ट के हैं। उसके बाद देवकी नंदन खत्री का आप देखें सीता हरण और रामलीला, ये दोनों नाटक भी रामकृष्ण के चरित्र पर आधारित हैं। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का रामचरितावली, और थोड़ा सा बस इतने ही आप इन्हें याद कर सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा आपको इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से एक प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतेंदु युग के प्रेम प्रधान या रोमानी नाटक, ये पूछ सकते हैं कि ये किस प्रकार का नाटक है, ठीक है। तो श्रीनिवास दास का ही 3-4 नाटक है सारे ही, उनमें से जो रणधीर प्रेम मोहिनी है ये प्रेम प्रधान रोमानी नाटक है, और तप्ता संवरण भी इसी प्रकार का नाटक है। किशोरी लाल गोस्वामी का, इन्हें भी मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि प्रथम उत्थान में आप नाम लिखे, पहले भारतेंदु जी के सभी नाटक लिख ले, फिर श्रीनिवास दास जी के सारे लिख ले, फिर किशोरी लाल के सारे लिख ले, फिर शालिग्राम शुक्ल के सारे लिख ले, और एक साथ फिर उनमें ऐसे आप अपने कॉलम बना ले, जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पर लिख दे, ठीक है। किशोरी लाल गोस्वामी का है प्रणयिनी परिणय मयंक मंजरी, ठीक। और यहाँ पर ये कभी पूछे नहीं गई आज तक, मैंने एस्टेट के पेपर में देखे नहीं है। देखो, रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। रणधीर प्रेम मोहिनी जो नाटक है इसे हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हिंदी के कुछ आलोचक विशेषतः गिरीश रस्तोगी ने भारतेंदु कृत नीलदेवी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना है। अब देखो, अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग माना है। तो वैसे तो सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से तो इसको रणधीर प्रेम मोहिनी को माना है हिंदी का पहला दुखांत नाटक। और रणधीर प्रेम मोहिनी ये श्रीनिवास दास का नाटक है।
हिंदी के कुछ आलोचक हैं जैसे विशेषतः गिरीश रस्तोगी, इन्होंने जो भारतेंदु का नील देवी नाटक है ना, उसे हिंदी का पहला प्रथम दुखांत नाटक माना है। तो ये प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि भारतेंदु कृत जो नील देवी नाटक है उसे हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक किसने माना है? तो गिरीश रस्तोगी ने माना है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतेंदु युग के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक नाटक है। तो जैसे मैंने बताया कि अभी श्रीनिवास दास के उन्हीं नाटकों में से आप ये लिख ले और इसके ब्रैकेट में लिख दे कि ऐतिहासिक नाटक। ठीक है। संयोगिता स्वयंवर जो है ये एक ऐतिहासिक नाटक है, और राधा कृष्ण दास का पद्मावती और महाराणा प्रताप जो है ये कैसे नाटक हैं? ये भी ऐतिहासिक नाटक हैं। राधाचरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावती, ये जो नाटक हैं ये ऐतिहासिक नाटक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नील देवी। अब भारतेंदु युग में ही कुछ ऐसे नाटक भी हैं जो सामाजिक नाटक हैं, यानी कि उस समय के समाज से जुड़े हुए हैं, उनकी जो कथा वस्तु है वो। तो ऐसे कौन से नाटक हैं? भारतेंदु युग के जो सामाजिक नाटक हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है वो भारत दुर्दशा समसामयिक, इसे करंट बोलते हैं। जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना कि उस समय तत्काल समय से जुड़ी हुई सूचनाएं, तो करंट अफेयर्स जैसे इस प्रकार से होती हैं, ऐसे ही समसामयिक नाटक लिखे गए उस समय जो स्थिति थी उसी को मद्देनजर रखते हुए। तो समसामयिक या सामाजिक नाटक है भारतेंदु का भारत दुर्दशा, बालकृष्ण भट्ट का नई रोशनी का विष, और अंबिका दत्त व्यास का भारत सौभाग्य, राधा कृष्ण दास का दुखिनी बाला, गोपाल राम गैमरी का देश दशा। ये इंपॉर्टेंट है सारे, ये सारे आप लिख लेना। काशीनाथ खत्री का विधवा विवाह और देवकी नंदन त्रिपाठी भारत हरण। ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, और आगे हैं कुछ इसी संगीत शाकुंतला प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण नाटक। अब ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे पूछ ले कि संगीत शाकुंतला ये नाटक किसका है? तो नाटक में आपने प्रताप नारायण मिश्र का नाम तो अभी पढ़ा ही नहीं है, तो आप सोचेंगे तो उसका नहीं हो सकता। तो ये जो नाटक है ये किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। अब देखो भारतेंदु युग में ही कुछ ऐसे नाटक लिखे गए प्रहसन होते हैं, हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक, हास्य और व्यंग्य प्रधान नाटक। जैसे और ये पूछा जाता है ये जो नाटक है ना ये सारे ये प्रहसन है। नाटकों के अगर प्रकार आपसे पूछा जाए तो प्रहसन, और प्रहसन मैंने बताया हास्य प्लस व्यंग्य। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती और अंधेर नगरी, ये दोनों क्या हैं? प्रहसन है। और बालकृष्ण भट्ट जैसा काम वैसा परिणाम और आचार विडंबन, ये दोनों प्रहसन है। और प्रताप नारायण मिश्र का कली कौतुक रूपक और राधाचरण गोस्वामी का बूढ़े मुंह मुआसे तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, अंबिका दत्त व्यास का देसी घी और चर्बी में व्यवसाय, ये सारे जो नाटक हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सारे नाटक कैसे नाटक हैं? प्रहसन हैं। आगे है पहला आधुनिक रंगमंच बंगला का माना जाता है, जिसके अंतर्गत एक रूसी नागरिक लेबेडेव द्वारा 1895 ईस्वी में एक बंगला अनुवाद का मंचन हुआ। ठीक है। पहला आधुनिक जो रंगमंच था वो किसका माना जाता है? रंगमंच मतलब जो स्टेज जहाँ पर नाटक अभिनीत किए जाते हैं। तो आधुनिक जो रंगमंच है पहला वो किसका माना जाता है? बंगला का, जिसके अंतर्गत एक रूसी नागरिक लेबडेव द्वारा 1895 में एक बंगला अनुवाद का मंचन हुआ था। मतलब बंगला भाषा से जो अनुवाद किया गया था उसका रंगमंच पर मंचन किया गया था। अब पारसी थिएटर के लिए लिखे गए नाटक व नाटककार, यानी कि पारसी थिएटर पर दर्शाए जाने के लिए जो नाटक लिखे गए भारतेंदु युग में वो ये नाटक हैं। तो ये भाई मैंने तो आज तक कभी ये याद किए नहीं, बाकी आपकी मर्जी है, मैंने दिखा दिया। आप करना चाहो तो मैं आपको सिर्फ वही सारी बातें नहीं, आपको वो सारी बातें पढ़नी है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख सूक्ति निम्न है। अब कुछ ये पंक्तियां हैं, सूक्ति मतलब कुछ पंक्तियां हैं जो काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी,
पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वाबी। तो ये जो पंक्तियां हैं ना, ये भारत दुर्दशा नामक नाटक में से लिए गई हैं। और दूसरी बात आपसे पूछे, 2 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं ये किस लेखक की हैं, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। अब ये पूछ ले कि ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कौन सी रचना में से ली गई हैं, तो आपको बतानी है भारत दुर्दशा। अंधाधुंध मचो सब देसा, मानु राजा रहत विदेशा, ये अंधेर नगरी में से ये पंक्तियां ली गई हैं। अब भारतेंदु यानी कि प्रथम उत्थान यानी कि भारतेंदु युग के अंदर ही संस्कृत भाषा से अनुदित हिंदी नाटक भी निम्नलिखित हैं। तो भाई ये आप देख लेना, ये भी मैंने कभी नहीं पढ़े थे, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैसे कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम, तो लक्ष्मण सिंह, नंदलाल और विश्वनाथ दुबे ये क्या हैं, अनुवादक हैं। जिसने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अनुवाद किया वो लेखक हैं लक्ष्मण सिंह, नंदलाल और विश्वनाथ दुबे। तो ये नाम आप ऐसे याद रख सकते हैं। जो बात इंपॉर्टेंट आती जा रही है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, और द्वितीय उत्थान को हम फिर अगले उससे शुरू कर देंगे। उसके बाद है जैसे कि ये वही बातें हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। बांग्ला भाषा से अनुदित हिंदी नाटक। अब देखो, बांग्ला कुछ ऐसे हिंदी के नाटक भी हैं जो बांग्ला भाषा में लिखे गए थे और उनका हिंदी से अनुवाद करके हिंदी में भी लिखे गए। तो माइकल मधुसूदन का एक नाटक है और मूल नाटक है पद्मावती, और इसका अनुवादक है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने इसका अनुवाद किया, रामचरण शुक्ल ने किया। और ठीक है, मूल नाटक, उसके बाद है मूल नाटककार और मूल नाटक। ये नाटककार और ये इनके नाटक यहाँ पर दिए गए हैं। मनमोहन वसु का एक नाटक है सती, और इसका भी अनुवाद किया उदित नारायण लाल ने। और उसके बाद राजकिशोर दे का पद्मावती नाटक है, इसका अनुवाद किया रामकिशन वर्मा ने। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद अंग्रेजी भाषा के, तो ये हमने देखा था अंग्रेजी भाषा में से कौन सा इम्पोर्टेंट है, जो हिंदी में जिनका अनुवाद किया गया है। जो मूल रूप से तो नाटक अंग्रेजी के हैं लेकिन उनका हिंदी भाषा में अनुवाद करके हिंदी में भी लिखा गया, तो वो नाटक कौन सा है। जैसे कि विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस और द कॉमेडी ऑफ एरर्स, एज यू लाइक इट, रोमियो जूलियट, मैकबेथ। तो अनुवादक कौन कौन है, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवादक है आर्या, इसे कहते हैं वेनिस का व्यापार। और द कॉमेडी ऑफ रेवर्स, इसका रतनचंद प्लेडर, ये इसके अनुवादक हैं। आप सिर्फ इसका ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आता है बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। अब देखो, उसके बाद द्वितीय उत्थान जो है ना द्विवेदी युग का, और द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाटक में थोड़ा सा कम योगदान है, तो इस युग को भी हम साथ साथ समेट लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो युग था वो भारतेंदु युग का था, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतेंदु जी के बाद आ जाएगा प्रसाद, तृतीय उत्थान प्रसाद जी का, यानी कि जयशंकर प्रसाद। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो द्विवेदी युग में कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें हम तुरंत पढ़ लेते हैं। सन 1903 में बालकृष्ण भट्ट ने लिखा, हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका ये पारसी थिएटर है, जो दर्शकों को आशिकों माशूकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। क्या कहा कि ये आपसे ना ये पंक्तियां दे देंगे और ऐसे पूछ लेंगे कि ये पंक्ति किसने कही, तो ये पंक्ति किसके, बालकृष्ण भट्ट की। और 1903 में बालकृष्ण भट्ट ने लिखा कि हिंदू जाति और हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का मतलब सुगम लटका ये पारसी थिएटर जो है ना, ये बिल्कुल भारतीयों को बर्बाद कर देगा, ऐसी बात कही थी बालकृष्ण भट्ट जी ने। उसके बाद है 1912 में बद्रीनाथ भट्ट ने संस्कृत के वेणी संहार नाटक का कुरुवन दहन नाम से हिंदी रूपांतरण किया। इसे आप करें तो कर सकते हैं। द्विवेदी युग में रचित ऐतिहासिक नाटक देख लो आप। अब इनमें से एक भी जो है ना वृंदालाल वर्मा का जो है ये इम्पोर्टेंट है, सेनापति उदल, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है द्विवेदी युग के अंतर्गत, और ये सारे मैंने आपको दिखा दिए भाई, आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं और इन्हें रटना चाहें तो आप इन्हें रट सकते हैं, बाकी मैंने इन्हें याद
नहीं किया था। हाँ, जो इम्पोर्टेंट नाम है ना, जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं, जैसे कि राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, श्रीनिवास, ये तो भारतेंदु मंडल के हैं, तो इनके नाटक तो आपको करने ही करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र है, बालकृष्ण भट्ट हैं, इनके नाटक तो आपको करने ही करने हैं। तो इसमें राधाचरण गोस्वामी का कौन सा आ जाएगा? श्रीदास। जहाँ पर आपने और नाटक लिखे राधाचरण गोस्वामी जी का, वहीं पर ये भी ऐड कर देना। उसके बाद आता है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर सारा मैंने कभी इन्हें रटा नहीं, ना ही मैंने इन्हें याद किया। अब आता है देखो तृतीय उत्थान, और काम की बात यहाँ से आती है और काफ़ी प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो तृतीय उत्थान जो है ये प्रसाद युग, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के नाम पर रखा हुआ है। उनके नाटकों को ध्यान में रखते हुए ये नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, तृतीय उत्थान। तो जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इसे हम अगली ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था।